आपसे एक सवाल पूछेंगे, क्योंकि आप मुज़फ़्फ़र अली साहब पूरे हिंदुस्तान में घूमे, पूरी दुनिया में घूमे हैं। आप कश्मीर में भी रहे, आप कलकत्ता में भी रहे, मुंबई में भी रहे, अवध में, दिल्ली में। आप सबसे ज़्यादा इंस्पायर कहाँ होते हैं आर्टिस्टिकली, एस्थेटिकली? सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड कहाँ फील करते हैं? यहाँ मुझे इंसान मिलता है। मुझे बस सब मेरी जो कमज़ोरी है वो इंसान है। जहाँ एक मुस्कुराता हुआ इंसान मिलता है वहीं हमारे लिए इंस्पिरेशन है। जहाँ इंसान मुझे तकलीफ़ में मिलेगा या गुस्से में मिलेगा जी वहीं मुझे तकलीफ़ होती है। जी। और जहाँ इस इंसान मुस्कुराता हुआ मिलेगा, दिल से बात करता हुआ मिलेगा, जी। वो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। कश्मीर में भी आपने एक काफ़ी वक्त गुजारा वहाँ पे आप काफ़ी इन्फ्लुएंस भी हुए। और सूफीज़म का जो लगता है आपका जो सफ़र है, जो इंस्पायर आप हुए, शायद वहीं से वो सिलसिला। देखिए, मैं सिर्फ सूफिज़म से ही नहीं इंस्पायर हूँ, जी। मैं उन तमाम सब चीज़ों से इंस्पायर हूँ जो इंसान को इंस्पायर करती है। मैं उतने ही कृष्ण भक्ति से इंस्पायर्ड हूँ, मैं उतने ही क्या कहते हैं बाबा गुरु नानक देव से इंस्पायर्ड हूँ, मैं उतने ही मीरा जी से इंस्पायर्ड हूँ, मैं उतनी कृष्ण जी से इंस्पायर्ड हूँ। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये लोग दिलों को जोड़ने के लिए आए थे। जी। तो दिलों को जो जोड़ने के लिए आते, जैसे किस्सा है ना, आपने शायद सुना हो, वो हज़रत मूसा और एक शेपर्ड, वो अपनी शीप की जुएं निकाल रहा था और कह रहा था अल्लाह कि अगर तू मुझे मिल जाए मैं तेरी भी इसी तरह खिदमत करूं। तो हज़रत मूसा उधर से गुजरे, उनका तू क्या बक रहा है, अल्लाह का कोई फॉर्म तो है नहीं जो तू उनकी खिदमत इस तरीके से करेगा। तो वो बेचारा परेशान होके वो भागा जंगल की तरफ। तो फिर अल्लाह मुखातिब हुए मूसा से, कलीमुल्लाह कहलाते हैं कि अल्लाह उनसे कलाम करता है मोज़ेस से। तो उन्होंने कहा कि तू बराए वसल करदन आमदी, ने बराए फसल करदन आमदी, मैंने तुझे मेरे चाहने वालों से मुझको जोड़ने के लिए भेजा है, ना कि उनको मुझसे अलग करने के लिए। तो सवाल ये कि उसको चाहने के तो 100 तरीके थे, आपको क्या मालूम कि उसको कौन सा तरीका पसंद। बिल्कुल। हमें तो सिर्फ, हमारे पास तो एक ही चीज़ है जज करने की, वो इंसान की मुस्कुराहट। कश्मीर में, आज के कश्मीर को आप कैसे देखते हैं जो आप रहे? क्योंकि आज जो कहानी आ रही हैं वहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं स्पेशली, वो कोई पायलट बन रहा है, कोई अपना रेस्टोरेंट खोल रहा है, अमेज़न की जॉब खोल के, तो बहुत सारी एक वाइब्रेंट जो एक पॉजिटिव स्टोरीज आ रहा है वहाँ से। तो उसको हाउ डू यू सी दैट डेवलपमेंट हैपनिंग? बस ये मेन चीज़ ये कि पुल इज इम्पोर्टेंट। यहाँ के लोग वहाँ से जुड़े, वहाँ के लोग यहाँ से जुड़े जी। ये जो बीच में एक जो बानिहाल पास है ना जी, इसको हमें जो ये दिमागी बानिहाल बन गया है, इसको हमें किसी सूरत से, तो आज का थोड़ी हो, तो बरसों पुराना है जी, लेकिन कश्मीरी जो है वो वहीं अपने बानिहाल के इस तरफ ही खुश रहता है जी। तो मैं चाहता हूँ कि वही जूनी का भी मकसद यही था जी। कि पीपल ऑफ इंडिया मस्ट अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ कश्मीर एंड पीपल ऑफ कश्मीर मस्ट अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ द होल कंट्री। राइट। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपका पायलट बनना काफ़ी नहीं है जी। आपको समझना पड़ेगा कि कश्मीर कौन सी चीज़ है जो कश्मीर का दिल है, किस चीज़ से उनका दिल धड़कता है जी। ये हर हिंदुस्तानी को समझना पड़ेगा जी कि किस चीज़ से कश्मीर में मोहब्बत पैदा हुई है, कायम रहती है। तो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट जी। आप एक पॉलिटिशियन की हैसियत से भी आपने कंटेस्ट किया था 1998। वो एक्सपीरियंस के बारे में आप बताएं, और क्या वही डिसइल्यूजन बाय पॉलिटिक्स और बीइंग अ पॉलिटिशियन? देखिए, पॉलिटिशियन जो है वो मेरा काम नहीं है जी। मेरा काम सिर्फ इश्क व मोहब्बत वाला फ़न का, आर्ट का काम है जी। और पॉलिटिशियन में क्या है कि छोटे दिल दिमाग जब पहुंच जाते हैं तो उसमें मुझे घुटन महसूस होती है, चाहे वो किसी पार्टी में हो। तो मैं समझता हूँ कि मेरा जो काम है वो आर्ट का है जी। वो म्यूज़िक का है, पोइट्री का है जी। चाहे मैं पोइट्री खुद ना लिख पाऊँ, लेकिन पोइट्री को पसंद करने का तो मेरा काम ही है जी। पोइट्री से मेरा दिल धड़के, इसका तो काम ही है मेरा जी। तो मेरा सिर्फ
फोकस इस वक्त यही है कि आर्ट से इंसान में किस तरीके से एक वुसअत पैदा हो सकती है उसके दिल में, जी किस तरीके से एक यंग बच्चा जो है वो एक बड़े ख्वाब देख सकता है, पुल बनाने के ख्वाब देख सकता है, दिलों को जोड़ने के ख्वाब देख सकता है। पॉलिटिक्स जो है वो हमारा काम नहीं है। नहीं, लेकिन आपने अक्सर मैसेजिंग की है लोगों में, जनता में। आपने वाजपेयी जी के अगेंस्ट कंटेस्ट किया था, लेकिन जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो आपने उनके लिए दुआएं मांगी। अक्सर हमने देखा, एक और किस्सा है आपका कि जब बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुआ था तो आपने एक पद यात्रा की थी, क्या सही बात? वही पैगाम मोहब्बत जो आपने की थी। उसमें तो देखिए ऐसा था कि मैंने एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जी, उसमें लोगों ने मुझसे पूछा भाई 6 दिसंबर को क्या टूटा, तो उसमें मैंने कहा देखिए 90% मेरे जो दोस्त हैं जी, वो हिंदू हैं, रिश्तेदार हमारे हिंदू हैं, जी, 10% हमारे मतलब मुसलमान दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं। तो उसमें हेडलाइन निकली थी कि मैं 10% होके नहीं जीना चाहता। जी, तो मसला ये कि ये चीज़ें तो एक इमारत एक चीज़ है जी, और दिल एक बड़ी चीज़ है। जी। लोग ये जानना चाहेंगे कि आपका डेली रूटीन क्या होता है, क्योंकि आपने Yes. यू आर अ ब्लैक बेल्ट आल्सो इन नहीं, कराटे। daily तो आप routine क्या तो- सुबह यू गो टू जिम और डू यू ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी? क्या क्या रहता है वो बताइए, अपनी शेयर देखिए कीजिए। मैं तो एक तो योगा करता हूँ अच्छा, ओके, और योगा एक बहुत बड़ी चीज़ है। योगा में एक अपनी एक ज्योमेट्री है, एक पूरा एक डिसिप्लिन है, एक सोच है। और मैंने योगा की एक दरी भी बनाई है, अच्छा, तो वो योगा कुटवारा योगा दरी, उससे मुझको मतलब डरा। Unlike ताकि the वहाँ के usual- गांव वाले जो हैं उनको एक आत्मनिर्भरता मिले कि वो अच्छा, एक चीज़ आपके लिए बना सकते हैं जी, जो जी। दुनिया में जा सकती है। जी, 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 तो योगा मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद मेरे पास मेन चीज़ तो योगा है, और फिर पैदल चलना। तो मैं कम से कम नहीं तो 1-2 घंटे पैदल चलता रहता हूँ, क्योंकि पैदल चलना जो है जी, उसी से दिमाग में ख्याल आते हैं। जो ख्याल आपके पैदल चलते हुए आया है वही एक सच ख्याल है। तो पैदल चलना, जी। योगा, जी, और फिर एक मेरे पास एक घोड़ा है जिससे थोड़ा बहुत मैं जी, राब्ता रखता हूँ, क्योंकि घोड़ा जो है वो एक सुन्नत है। घोड़े से आदमी को गुफ्तगू करना चाहिए। और घोड़ों पे मैं पेंटिंग भी बनाता रहता जी, हूँ, जी, जी, तो मेरे लिए वो घोड़े को देखना जी। एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। उसका नाम MF हुसैन साहब ने भी काफ़ी हाँ, काम वो किया। हर आदमी जी, अलग अलग तरीके से अपने अपने घोड़े चलाता है। जी, जी, जी। तो आपका कोई सर नया प्रोजेक्ट है जिसको हम मतलब सम टैंजिबल प्रोजेक्ट, अ फिल्म और अ बुक और अ कैंपेन, वो हम जानना चाहेंगे आपसे। नहीं, फिल्म तो एक दिमाग में चल ही रही है, बहुत सी फिल्में बन गई हैं, दिमाग में बनी है, कुछ बन रही हैं। तो फिर उसके बाद मेरा शौक़ है क्राफ्ट। जी, अब मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जो चीज़ इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए वो बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। तो क्राफ्ट एक ऐसी चीज़ है जी, जिसके मैं बेसिकली आई फील आई एम अ क्राफ्ट्स पर्सन। राइट। मैं खुद अपने हाथ से दस्तकारी करना चाहता हूँ। ये भी मैंने बनाया है। जी, जी, बहुत ओ, खूबसूरत वाह। है ये, बहुत खूबसूरत बहुत है। ये सब अपने जी, जी। गांव में बुना है, फिर जी। उसकी कताई सिलाई खद्दर है। तो खद्दर का मुझे बहुत शौक़ है, ये भी सब खद्दर का है मामला। जी, तो आदमी को अपने हाथ से जो काम कर सकता है और जो काम करा के उसमें एक हुस्न पैदा कर सकता है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। जी, तो यही मैंने फिल्में बनाई थी, जी, 18 फिल्में बनाई हैं, जी, और इसमें हर फिल्म जो है वो एक अलग क्राफ्ट को एक अलग नज़र से देखती है। जी, 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 कभी आप देखिएगा, दिखाइएगा इनको। जी, जी, बिल्कुल। तो दस्तकारी एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, जी, 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 which gives me a lot of energy and imagination। और फिर ये तसव्वुफ है। जी। आपकी जो सिलसिला रहा है, कई जगह आप जो रहे, अलीगढ़ में आपका एक माइलस्टोन था जो रहे, वहाँ से आप काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए। उर्दू में आपको जो सिर्फ इंटरेस्ट जो ज़्यादा जागा वो मेरे ख्याल से अलीगढ़ में था, जहाँ अलीगढ़ में, कई हाँ। शायरों के इसमें वहाँ की थोड़ी एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज के बारे में बताएं। आज के अलीगढ़ को आप कैसे देखते हैं? अब ये तो आपने बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया, इसका तो लंबा जवाब। ज़ाहिर है अलीगढ़ जब हम पहुँचे तो वहाँ पर एक अलीगढ़ में आप कुछ भी कहें, एक फ़िक्र थी,
थी और है, जी जो मुझे लगता है बहुत कम जगहों पे मिलती है। अपने माहौल की, अपने वतन की, अपने माशरे की एक ख़ास फ़िक्र मिलती है जो आपको शायरी से नज़र आती है। जी क्योंकि अगर शायरी का वहाँ पर वो ना हो सिलसिला रिवायत, तो ये चीज़ें पता ही नहीं चलता किसके दिल में क्या है। जी शायरी से चीज़ें ज़िंदा होकर सामने आती हैं कि भाई इनका दिल यूं धड़क रहा है, इसलिए धड़क रहा है, जी है कि नहीं। जी तो वहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने एक बिल्कुल एक नई दुनिया खोल दी। जैसे राही मासूम रज़ा थे। जी अब मैं समझता हूँ राही साहब का अलीगढ़ में होना उस वक्त जब मैं था, हमसे सारे सीनियर थे, एक पूरी एक नई दुनिया खुल गई ना। अगर राही ना होते तो शायद मैं अलीगढ़ को या दुनिया को उस नज़र से नहीं देख पाता, या शहरियार या खलील साहब, इस तरीके के शायर थे जिन्होंने एक नई दुनिया मुझे दिखाई। जी तो मुझे लगता है कि शायरी ही एक जगह की पहचान बनती है, जी और हर आदमी जो है उसको वो अपने आप को शायरी से पहचानता है। जी। और आज के अलीगढ़ को आप देखें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो पहले आपके जो आपके बैचेस होते हैं वो आपको लगता है, यू फील कि भाई वो बैच जो है वो बहुत ज़बरदस्त था है, उस जैसा बैच हो ही नहीं सकता, उस जैसा टैलेंटेड, उस जैसा अच्छी बात है वो होता है। बट अब आप अलीगढ़ को कैसे देखते हैं? शायरी जी का कुछ एक अजीब दौर से गुजर रही है शायरी। जी पहले तो मुझे लगता है कि कहीं कहीं से सिकुड़ रही है, कहीं कहीं फैल रही है। क्यों फैल रही है, जी क्यों नहीं फैल रही है, शायर क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं। जी। फिर लगता है एकदम से अरे शायर बहुत पैदा हो रहे हैं। जी अब लखनऊ में मुझे लगता है काफ़ी अच्छे शायर पैदा हो रहे हैं। जी अलीगढ़ में शायद उतने नहीं पैदा हो रहे हैं जितने एक ज़माने में थे, एक दौर में थे। जी लेकिन ये भी लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में जी शायरी की अब एक तलब है, एक प्यास है। जी फिर लगता है कि बॉलीवुड में जी शायरी कहीं गायब हो गई, फिर पता चलता है शायरी फिर पैदा हो रही है। जी। तो ये सब चीज़ें। हाँ, ये एक सवाल आपने जो बताया से क्यों लेके मैं पूछूंगा कि जो मुस्लिम सोशल एक जो जॉनर रहा है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, पहले हम बात करते थे पाकीज़ा, मेरे महबूब, फिर आपके एक एरा आया जब आप उमराव जान लेकर आए, उसके बाद भी कई आपकी फिल्म्स थी जो कि इस जॉनर पे थी, निकाह फिल्म भी थी। क्या वजह है कि अब ये जॉनर जो है कोई इसको ना बनाता? तो इस जॉनर में बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ रॉन्ग वे ऑफ डिफाइनिंग अ जॉनर। जी। मैं तो एक माशरे से जुड़ी हुई चीज़ें, जो माशरे से जुड़ा हुआ दर्द है, उस पे काम करता हूँ। जी जितना वो मुझे छूता है उतना ही मैं लोगों को छूता हूँ। जी मैंने आगमन बनाई, वो किसानों की समस्या बनाई। जी 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 शुगर केन ग्रोअर जो किसान थे उनकी, और इनका शोषण किसानों का चलता आ रहा है। इसी तरीके से दस्तकारों का शोषण चलता आ रहा है। तो अंजुमन जो बनाई तो उस पे थी। तो उसमें भी मैंने दिखाया कि शोषण के खिलाफ जो रोशनी दिखाता है वो ज़रूरी थोड़ी कि उसी धर्म का हो, कोई भी दिखा सकता है। जी। तो वो ये मुझे लगता है इस वक्त चीज़ों को जोड़ने वाली बातें जो हैं उनकी अहमियत और उनका रोल ज़्यादा होना चाहिए। जी ना कि ये मुस्लिम सोशल, ये क्या चीज़ है मुस्लिम सोशल? जी कुछ नहीं। एक चीज़ अच्छी है, एक चीज़ में कहानियत है, एक चीज़ में हुस्न है, तो वो फ़न है। जी। अगर फ़र्ज़ कीजिए चलिए मुस्लिम है तो कम से कम हिंदू को तो जोड़े। ये नहीं कि सिर्फ एक बावर्चीखाने में बैठे हुए सब मुसलमान देख रहे हैं उसको। राइट। तो वो जब तक चीज़ें जुड़े ना दूसरे को, तो बेकार हैं वो चीज़ें। जी जी। अब जैसे कोई भी आप ये एक बहुत ही अजीब तरह की जहनियत पैदा हो रही है कि फिल्म्स को कम्युनलाइज़ करना, सब्जेक्ट्स को कम्युनलाइज़ करना, इससे हमें बच के निकलना है। जी। हमें अगर अच्छाई आप में है तो हमें आपकी अच्छाई लोगों से शेयर करना है। अगर आपकी अच्छाई तो हमें शेयर उसको करना है। बिल्कुल। ये थोड़ी देखना कि ये इस मज़हब के हैं तो हम इनकी अच्छाई को उठा रहे हैं, और ये उस मज़हब के हैं तो हम इनकी अच्छाई को दबा रहे हैं।
जी। देखिए, अगर किसी में एक कोई बात है तो उसको लाइए सामने ना। आप सिर्फ उसको एक अफीमची क्यों बना रहे हैं? जी। अब फर्ज की जहांगीर को ले, हाँ। अब जहांगीर ने कितनी खिदमत की है फ़न की, आर्ट की, कितना बड़ा उसका एटलियर था। जी। वो शख्स हर जानवर की ड्राइंग्स बनती थी, हर फूल की जो ड्राइंग्स बनती थी, उसके जो वहाँ पर बिचित्तर और मंसूर, ये सब जो उनके साथ उनकी जो एटलियर थी, अब उसको तो देखिए ना। अब एक शख्स इतना बड़ा नेचर लवर, वो 6 महीने सफ़र करके कश्मीर जाता है, उसका तो आधा वक्त तो उसी में निकल जाता है कश्मीर आने जाने में, और कितने दिन वो रह के वहाँ पर वो नेचर को सेलिब्रेट करता है। जी। तो इस वक्त हमें देखना है कि कौन लोग हैं जो नेचर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो इंसानियत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन्हें हमें उनकी खिदमत करना चाहिए, जी। चाहे वो किसी धर्म के हो। जी। जहाँ अपने धर्म की नज़र से लोगों को देखा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने धर्म की नज़र से देख के उसको कट कर दिया दूसरे धर्म के लिए, जी। तो वहाँ बहुत ख़तरनाक मामला हो जाता है। तो अब एक नया जो ट्रेंड होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इंटीग्रेट करते हुए, इंटीग्रेशन इज़ वेरी जैसे इम्पोर्टेंट। उमराव जान अदा ऐसी एक फिल्म थी, ये उमराव जान में किसी ने कभी पूछा भी नहीं कि इस तो औरत उसको सभी ने एंजॉय किया, एवरीबॉडी इसका मज़हब क्या था। जी जी, सभी ने एंजॉय किया। हमें कोई भी बता दे, जी। करोड़ों लोगों ने देखी हुई कि वो किसी ने उनके दिमाग में ये सवाल उठा हो कि ये इस औरत का मज़हब क्या था। जी। आजकल आप किसी से भी मिलिए तो लोग पूछते हैं, अरे तुम्हारी जात क्या यार? बिल्कुल। जात तो पहले पूछते हैं, जी। धर्म तो नाम पता चल जाता है नाम से, राइट। लेकिन हर आदमी को ये होती कि ये जात क्या है। जी। फलां कुमार हो, तुम क्या हो यार? जी। यादव हो, चमार हो, क्या हो, पंडित हो, राजपूत हो। जी। तो जो जात और पात और धर्म का मामला है, उससे हमें निकल के बाहर आना चाहिए। जी। एक एज अ डिज़ाइनर आप इंडियन फैशन इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं? व्हाट फ्यूचर डू यू सी कि हाउ व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर इंडियन फैशन इंडस्ट्री? एक्चुअली क्या है कि आई थिंक जब तक फैशन हिंदुस्तान से ग्लोबलाइज नहीं होगा, उसका जो इट वोंट कम इनटू इट्स रियल कैरेक्टर एंड रियल पोटेंशियल। अब हमने तो फ़र्ज़ कीजिए हम अपनी फिल्मों में एक अंदाज से कपड़े इंटीग्रेट करते थे, कैरेक्टर्स को उस हिसाब से सजाते थे। फिर जूनी में भी यही हुआ, हम अमेरिका से एक डिज़ाइनर लाए, मेरी मैकफैडन, एंड शी वाज द ग्रेट नेम इन कुट्योर, यू नो। जब वो आई थी जूनी में काम करने, तो जहाँ दिल्ली के जितने भी फैशन डिज़ाइनर्स थे, सब कह रहे थे मैं जाऊँगा कश्मीर, इनके साथ काम करूँगा। जितने भी थे, हम नाम नहीं लूँगा। तो मैं ये कह रहा था कि फैशन जो है वो एक वक्त की स्टाइल है, इसको समझना पड़ता है। हमने जो अपनी ज़िंदगी में फ़ैशन हमारे जो आया, तो उसके 2 वजूहात थे। एक तो ये था कि हम अपने गांव में रोज़गार फैलाना चाहते थे, तो हमने वहाँ पर दस्तकारी को बढ़ावा दिया, चिकन को, जरदोज़ी को, जो उस एरिया का काम था। जी। तो वो एक तो रोज़गार पहुँचाना, जब रोज़गार आप पहुँचाना चाहेंगे तो ये भी चाहेंगे कि नई नई चीज़ें सामने आएँ। तो एज एन आर्टिस्ट आई कुड स्केच, एंड माई वाइफ एंड आई कुड, यू नो, वी कुड सिट टुगेदर एंड क्रिएट समथिंग डिफरेंट ऑल द टाइम। अब मेरी लड़की ने लंदन स्कूल ऑफ फैशन से किया है समा ने, अब वो उसको अपने तरीके से री इन्वेंट कर रही है। जी। लेकिन हमारी जो एक फिलोसॉफिकल और एस्थेटिक अप्रोच है, वो तो वही है जी। कि किस तरीके से एक ऑथेंटिक एप्लीकेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ क्राफ्ट कैन कंटिन्यू इन ऑन दिस सॉइल, यू नो। जी। तो सर, आपका तजुर्बा क्या था जब आपका एक हाउस ऑफ, एक आपका खास ब्रांड था, मुझे याद है, कोटवारा हाउस ऑफ कोटवारा, यू एंड योर वाइफ टुगेदर, आप लोगों ने वो ब्रांड बनाया था। तो आपका एक्सपीरियंस क्या था? ग्लोबली कितना एक्सेप्टेबल है इंडियन फैशन, अगर उसको इंडियन सेंस में बनाया जाए? हाउ एक्सेप्टेबल इज इट ऑन द ग्लोबल लेवल? आई थिंक it's highly acceptable, you know. इसमें यही है कि you need to market, you have to have big budgets for marketing, it has to have a big presence. You are dealing with giants, you know, in terms of their global presence and marketing. हम लोग तो we are just
हमारी कोई औकात नहीं है, जी लेकिन इफ़ यू वांट टू ग्रो, स्काई इज़ द लिमिट, यू नो, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू हैपन। अगर हम आपसे बंगाल के बारे में सवाल नहीं पूछेंगे तो शायद ये इंटरव्यू अधूरा रहेगा। आप सत्यजीत रे साहब के साथ रहे, आपने बंगाल में एक अरसा गुजारा, वहाँ से आप कितने इन्फ्लुएंस हुए, कितने? देखिए, अगर मैं बंगाल ना गया होता, कलकत्ते ना गया होता, जी, तो मैं फिल्म मेकर नहीं बन पाता। बंगाल ने मुझे फिल्म के ज़रिए से अपने माशरे को, अपने समाज को समझने का तरीका बताया। अगर हम सिर्फ बॉलीवुड से अवध को देखते नज़र से, जी, तो हम वही बनाते होते जो आप कह रहे थे। जी, मुस्लिम सोशल। हाँ, जी, जी, हमने जो कलकत्ते की नज़र से देखा है अपने माशरे को, हमने यही सोचा कि यार ये कलकत्ते में कितनी डिटेल में लोग चले जाते हैं और कितनी खूबसूरती से अपने कल्चर को, अपने लिटरेचर को, अपनी पोइट्री को फिल्म की शक्ल देते हैं। हालांकि वो सब ख़त्म हो रही बातें, लेकिन जो पहला एक जो आदमी दिमाग उजागर होता है वो उस चीज़ से हुआ। जी, और फिर वहाँ भी मुझे पोइट्स मिले, पोइट्री मिली, और वहाँ इट्स अ वेरी जेंटल कल्चर, यू नो। बंगाल जो है वो हिंदुस्तान का एक तरीके से धड़कता हुआ दिल है। जी, जी, जी। सत्यजीत रे साहब के साथ भी आपने काम किया, एडवर्टाइजिंग की दुनिया में आप रहे। हाँ। उसकी क्या मेमोरीज हैं आपकी? यू कैन शेयर सम ऑफ देम। नहीं, आई थिंक द बिग थिंग वाज टू वर्क विद मिस्टर रे, और किस तरीके से वो हर सब्जेक्ट की गहराई में जाते थे, फिर उसकी म्यूज़िक में जाते थे, फिर वो एक्चुअली ही हैड अ सेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग, यू नो, जो आजकल खो गया है थोड़ा सा। ये टेक्निक्स बदल गई हैं सर। हाँ, तवील होने लगी हैं इसीलिए रातें जी, कि लोग सुनते सुनाते नहीं कहानी भी। तो जो कहानियत आपको बंगाल में मिलती है, जी, एक नैरेटिव को एक्सपीरियंस करने की, वो कम जगह मिलती है, जी, जी, और उसको लोगों ने कायम रखा है। राइट। अब इत्तेफाक से मैं बंगाली मुझे जितना आना चाहिए थी वो नहीं आ पाई, जी, क्योंकि अब वो लोग सब, काफ़ी लोग अंग्रेज़ी बोलने लगे। जी, पर आप हेविली इन्फ्लुएंस हुए वहाँ से। हाँ, वहाँ की म्यूज़िक, वहाँ के गाने वाले, वहाँ के जी, पोइट्स, जी, फिल्म मेकर्स, जी। इन लोगों ने और फिर वहाँ जाइए तो लगता है कि चीज़ें ज़िंदा हैं, जी, जी, और लोग उन चीज़ों की कदर कर रहे हैं। आर्टिस्ट की तो जितनी कदर वहाँ होती है, जी, कहीं नहीं होती। मुझे लगता है कि मैं किसी काम से विक्टोरिया मेमोरियल लाइब्रेरी में गया था, आई वाज डूइंग सम फिल्म पिक्चर्स वो करने के लिए, तो मैं पहुँच तो गया जब डायरेक्टर के कमरे, लेकिन वो डायरेक्टर नीचे गाड़ी तक मुझे छोड़ ले आए। जी, जी, आज तक किसी शहर में जी, इतना कोई ऑफिसर किसी आर्टिस्ट की इतनी कदर नहीं करता है जितना कलकत्ते में। कदरदान है वो। बहुत ज़्यादा कदरदान। जी। आपने स्टोरी टेलिंग की भी बात की, और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल उर्दू का, दास्तान गोई जैसे आर्ट है, स्टोरी टेलिंग, और उर्दू का फ्यूचर जो है, हाउ डू यू सी इट? कि उसमें अक्सर ये बात आती कि उर्दू इज़ डाइंग डाउन। कुछ लोगों का कहना नहीं, ऐसा नहीं है, उर्दू ख़त्म नहीं हो रहा है, ये आपकी सिर्फ इट्स फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। आपको क्या लगता है कि उर्दू का क्या फ्यूचर है, इस तरह उर्दू का तो बहुत बड़ा फ्यूचर है, और उर्दू को कोई मरने नहीं देगा, और ख़ासतौर से अब अंग्रेज़ी नहीं मरने देगी, क्योंकि अंग्रेज़ी को उर्दू से बहुत कुछ मिला है और मिलता जा रहा है। जी, बहुत से अंग्रेज़ी में सोचने वाले अब उर्दू की राह पकड़ रहे हैं। जी, तो उर्दू में तो अब देखा जाए तो इश्क की दुनिया है उर्दू। जी, अगर आपको इश्क करना है तो उर्दू तो आना ज़रूरी है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, आप होली सेलिब्रेट करते हैं? हाँ, तो हाउ डू यू सेलिब्रेट होली? बस थोड़ा बहुत तो लगा लेते हैं। हाँ, हम तो चले जाते हैं कुटवारे अक्सर, अच्छा, अपना पूरा हद है, अच्छा, तो उसमें ही अपने घर के लोग हैं और हम लोग कर लेते हैं होली। जी, होली में तो सबसे बड़ी चीज़ तो जिसकी जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक, वो असली चीज़ तो वही है। और ब्रिज जो हाँ, पूरा जो कल्चर, और जितना आप देखें ना तो सूफिज़्म से ही
होली को एक अपनी अलग पहचान मिली है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, अनलेस आशा जी हैव सम मोर क्वेश्चंस। आपकी ऑटोबायोग्राफी का सब इंतज़ार कर रहे हैं और सब चाहेंगे कि वो पढ़ें, क्योंकि आप डिटेल में हम उसी में पढ़ पाएंगे। आप फिल इन द ब्लैंक छोड़ देते हैं बीच में। आप सबसे 1-1 रुपया ले लीजिए। तो when can we expect your book on your I life? think I've done about 80%. Okay. And it's quite interesting, क्योंकि जब आप उसके अंदर जाइए जी, तो पता चलता है कि किसने आपके लिए क्या किया, और छोटे छोटे लोगों ने जिनको आप समझते हैं कि कोई अहमियत नहीं है, जी, उन्होंने एक पूरी दुनिया दिखा दी आपको। तो जब कलम जो है, कलम एक बहुत बड़ी चीज़ है। कलम के ज़रिए से आदमी अल्लाह तक पहुंचता है, जी। दिल तक पहुंचता है, लोगों के दिल तक पहुंचता है। तो जब व्हेन यू टच दैट पेन, कलम गोयत के मंशा है जान, जी, तो मतलब कलम जो है वो बताता है आपकी जो पुरानी जो बातें हैं, याद दिलाता है। और काफ़ी उसमें हम तो फिल्मों के साथ अलग तजुर्बे हैं, फ़न के साथ अलग तजुर्बे हैं, लोगों के साथ अलग तजुर्बे हैं, क्योंकि जितने लोगों ने हमारे साथ काम किया है उन्होंने एक अलग दुनिया अपनी दिखाई। कितने कलाकार हमारे साथ जुड़े जिन्होंने हमको कलाकार बनाया, जी, ऐसे लोग जुड़े हमने जिनको कलाकार बनाया। जी, तो उन्होंने, ये एक बहुत बड़ी एक बात है जी, जी, बिल्कुल। कि कितने कलाकार हमसे जुड़े, हमने उनको बनाया, और कितने लोगों ने हमको कलाकार बनाया। जी, वो एक अपनी जगह पे एक चीज़ है। कितने शहरों ने हमको बनाया। बिल्कुल, लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहेगा इसका। मुज़फ़्फ़र अली साहब, आप हमारे बीच आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज रियली अ प्लेजर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स सर, थैंक यू। you.